जो आज का टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े हम लोग उसको देख लेते हैं। पिछले क्लास में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो था करंट का डेफिनेशन। करंट जो था उसको I से रिप्रेजेंट करते थे और ये था Q/T। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की। इस वेलोसिटी से वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकलती थी छोटा ई बड़ा ई अपॉन m इंटू टाउ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड और एक रिलैक्सेशन टाइम था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं इस I और VD के बीच का रिलेशन। तो फॉर्मूला निकल करके आया था I इज इक्वल्स टू ANE/VD, जहाँ पर A क्या है एरिया, N जो है क्या है नंबर डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते थे कि इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम लोग के पास आता था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता था V इज इक्वल्स टू I इंटू R। इस जब R की वैल्यू निकालते तो R इक्वल्स टू निकलता था रो L/A, और जो रो होता था इस रो की वैल्यू होती थी m/NE². इस हिसाब से हम लोग बताते थे कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, फिर नंबर डेंसिटी यानी कि मटेरियल पे, और लास्ट में पढ़ते थे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टॉपिक यही है कि टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, इसको समझना है, रेजिस्टिविटी पे बारे में समझना है। तो रेजिस्टिविटी मान लेता हूँ 0 टेम्परेचर पे रो 0 थी। अब रो T टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज हो गई। तो रेजिस्टिविटी रो T की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है रो 0 1 प्लस अल्फ़ा T माइनस T0। इस हिसाब से हम लोग निकाल लिए कि रो T की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो अल्फ़ा होता है इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज आएगा तो रो T हो जाएगा, रो 0 हो जाएगा 0 डिग्री एज इनिशियल टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, और जो अल्फ़ा है अल्फ़ा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो अल्फ़ा की अगर बात करेंगे तो अल्फ़ा जो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है और अल्फ़ा जो हो सकता है वो नेगेटिव हो सकता है। अब अल्फ़ा अगर पॉजिटिव में भी दो वैल्यू देख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा की वैल्यू लो हो सकती है और अल्फ़ा की वैल्यू हाई हो सकती है। अल्फ़ा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू जो होती है रो T की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी रो 0 से। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है इसके बारे में देखते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m/Ne². जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो कम होता है, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये मेन कंक्लूज़न है कि क्यों कम होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, तो ये जो साइन था यहाँ पर ये प्लस के बदले माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो रो T की जो वैल्यू निकलेगी वो रो 0 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इस बार क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी टेम्परेचर की वजह से। हम लोग टिपिकल दो ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है रेजिस्टिविटी का ग्राफ कॉपर वायर के लिए और यहाँ पर रेजिस्टिविटी का ग्राफ दिया है निक्रोम के लिए। इसका स्लोप देखिए पॉजिटिव है, ये भी जो है ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। इसका मतलब दोनों के दोनों ग्राफ जो होंगे इन दोनों से पता चलता है कि दोनों का रेजिस्टिविटी कैसा है, अल्फ़ा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और अल्फ़ा अगर पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर किसी सेमीकंडक्टर का देखें, ठीक है, सेमीकंडक्टर ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड्स टूटने लगेंगे। बॉन्ड टूटने की वजह से रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होगी वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादा अच्छे कंडक्टर बनने लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू अगर लो और हाई का क्या मतलब होता है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू लो है
और अल्फ़ा की वैल्यू अगर लो है तो हम लोग क्या देखेंगे कि रो टी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू रो ज़ीरो होगा, मतलब रेजिस्टेंस रिमेन सेम, रेजिस्टेंस रिमेन सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि कम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू या रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहती है, कम रहती है, अल्फ़ा अगर लो है तो। टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी अल्फ़ा की वैल्यू क्या रहेगी, उतनी की उतनी रह जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेबोरेटरी ऑपरेटर्स के लिए कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन के वायर का यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन जो होते हैं वो एक टाइप के एलॉय होते हैं और इनका अल्फ़ा लो होता है। अल्फ़ा लो होने का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज होने के बाद भी इनके रेजिस्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता। इस कारण से इनको लेबोरेटरी ऑपरेटर्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लो अल्फ़ा की वैल्यू हाई है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू हाई है तो रो टी जो होगा बहुत बड़ा हो जाएगा रो ज़ीरो से। इस केस में हम लोग क्या देखेंगे कि ऐसे मटेरियल को यूज़ करके हम लोग थर्मिस्टर बना सकते हैं। इसको यूज़ करके टेम्परेचर का मेजरमेंट भी किया जा सकता है। जो थर्मोमीटर बनाए जाएंगे इसमें रेजिस्टेंस को यूज़ कर रहे होंगे उसमें इस मटेरियल का यूज़ करेंगे। यहाँ ठीक है, यहाँ पर दिया है सम मिनरल्स लाइक निक्रोम, जो कि एलॉय है निक्रोम ना, निक्रोम मतलब NiCrome, निक्रोम निकल, क्रोमियम और आयरन तीन से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं सब में निक्रोम यूज़ करते हैं। एग्जिबिट वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, मतलब इसका अल्फ़ा की वैल्यू जो है बहुत लो होती है। सिमिलरली मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन भी एलॉय है, इनकी प्रॉपर्टी भी सेम होता है, इसलिए ये यूज़ होते हैं वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स, सिंस रेजिस्टेंस वैल्यू वुड चेंज इज़ वेरी लिटिल, मतलब इसके टेम्परेचर चेंज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम चेंज हो रही है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको लेबोरेटरी में ऑपरेटर्स में यूज़ करते हैं, कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसी के अलावा हम लोग के पास अगला कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका अल्फ़ा नेगेटिव क्यों होता है। अल्फ़ा नेगेटिव होने के कारण ऊपर में बताया था कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने पे बॉन्ड्स टूटने लगते हैं। बॉन्ड्स टूटने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे, नंबर डेंसिटी इनकी बढ़ने लगती है। नंबर डेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर देता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3.3। बोला है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस निक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट, निक्रोम के वायर को यूज़ कर रहा है, फिर करंट पास हो रहा है और रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री पे उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी, 75 ओम थी। व्हेन टोस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई, वोल्टेज दिया हुआ है, द करंट सेटल्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड ऑफ स्टडी वैल्यू, करंट की वैल्यू दी हुई है। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ निक्रोम एलिमेंट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग के पास कंडीशन होता है कि करंट की वैल्यू निकालनी है, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग V/I से, V इज इक्वल्स टू IR, यहाँ पर बनाया उसी को। तो V की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी हुई है, 230, और I की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.68। पुट कर दिया, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 85.8, इतना ओम रेजिस्टेंस आ गया, शुरू का रेजिस्टेंस। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, रेजिस्टेंस एट T इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ऐसा पढ़ा हुआ। साइड चेंज कर देंगे तो निकलेगा RT माइनस R0 अपॉन R0 अल्फ़ा इक्वल्स टू T2 माइनस T1। सारी वैल्यूज़ दी हुई है। RT की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है, निकाल चुके ना, 85.8 माइनस 75.3 डिवाइडेड बाई R0 मतलब 75.3, अल्फ़ा की वैल्यू दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और टेम्परेचर का डिफरेंस, इसको डेल्टा T ही अभी रहने देते हैं, पुट करके निकालने के बाद चेक कर लेंगे कितना आएगा। तो सेम लगाया, ये हो गया, ये हो गया, तो आगे कितना, जब सिंप्लीफाई करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 820 डिग्री सेल्सियस। अब इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1 जो था वो था 27 डिग्री सेल्सियस, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 820 हो जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू होगा 820 प्लस 27
ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 847। क्वेश्चन नंबर 3.4 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 3.4 में बोला है कि एक रेजिस्टेंस है प्लेटिनम वायर का थर्मोमीटर पे आइस पॉइंट पर, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो R0 की वैल्यू दी हुई है 5 ओम और स्टीम पॉइंट मतलब R 100 डिग्री पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5.23 ओम। अब बोला है व्हेन थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम। अब एक बोलता है कि कंडीशन और है, RT दी हुई है, तो RT की वैल्यू कितनी दी हुई है, RT की वैल्यू दी हुई है 5.795। अब हम लोग देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है। अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर में भी निकाल चुके हैं, अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलती है, ठीक है, इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकलेगी, एक बार फिर से देख लीजिए, तो हो जाएगा RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा हो जाएगा। अब दोनों कंडीशन पे पहले आइस से स्टीम तक का निकाल सकते हैं, फिर आइस से जो वाटर बाथ दिया उसके तक का निकाल सकते हैं। एक बार इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार इन दोनों के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों में अल्फ़ा की वैल्यू सेम आएगी, तो क्या निकलेगा R100 माइनस R0 अपॉन R0 इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो कितने डिग्री का टेम्परेचर है 100 इज इक्वल्स टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी, जितने चेंज का टेम्परेचर आया। T माइनस 0 लेंगे तो T माइनस 0 टी आ जाएगा, और 100 माइनस 0 लेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ये इस R0 से R0 कैंसिल आउट हो गया। R100 दिया है क्वेश्चन में, R100 कितना दिया हुआ है, R100 गिवन है 5.23 माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5.795 माइनस 5 अपॉन टी निकालना है, साइड चेंज करते हैं तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.795 अपॉन 0.23 इंटू 100। ये सेम रिजल्ट है, इसमें भी वैसे ही बना रहा है, अंडरस्टूड है वो। तो इससे क्या निकल जाएगा कि T की वैल्यू क्या निकल जाएगी 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो ऐसा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले मान लेता हूँ कि ऐसा एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की बात करेंगे तो इस पॉइंट का नाम A मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम B मान लेते हैं, और इस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो करंट है वो A से B जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, A टू B है, ठीक है। और तो A पे पोटेंशियल हो जाएगा VA और B पे पोटेंशियल हो जाएगा VB, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VA और यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा VB। अब कौन सा पोटेंशियल हाई होना चाहिए, जो करंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है, इसलिए VA जो होगा वो बड़ा होना चाहिए VB से, ठीक है। अब अगर VA बड़ा है VB से तो VA माइनस VB कैसा निकलेगा, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि VA माइनस VB की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आएगी। ये कंक्लूजन निकल गया अपने पास पहले कंडीशन से कि अगर करंट को A से B जाते हुए मान लें तो VA माइनस VB की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है Q अपॉन डेल्टा T, ठीक है। तो इससे Q क्या निकलेगा, I डेल्टा T। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी होती है U इज इक्वल्स टू, अगर A पे निकालना हो तो ये होगा Q इंटू VA, और UB कितनी होगी, ये होगी Q इंटू VB। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी पॉइंट B पे और पॉइंट A पे, तो हो जाएगा UB और क्या हो जाएगा UA। अगर दोनों को माइनस कर दूं तो चेंज इन एनर्जी निकल जाएगा,
चेंज इन एनर्जी निकालते समय फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, तो Q VB माइनस VA हो जाएगा। ये VB माइनस VA, VA माइनस VB अगर पॉजिटिव है तो VB माइनस VA कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है। अब VB माइनस VA को तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कह सकते हैं। तो कंडीशन क्या बन जाएगा हम लोग के पास कि U यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा Q इंटू V, और इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, इसकी बात करेंगे तो ऊपर में निकाल चुके हैं हम लोग। तो Q होता है I डेल्टा T इंटू V, यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एनर्जी E की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, या पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, माइनस VI डेल्टा T। अब यही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग माइनस में डेल्टा U। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज़ के बराबर होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगा, VI डेल्टा T। इससे क्या पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगी कैसे निकलेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या पता चलता है कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी से छोटी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से क्या पता चलता है हम लोग को कि जो पार्टिकल था उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। जब वो कंडक्टर में एक चार्ज पार्टिकल कंसिडर करते हैं, या जो पार्टिकल मूव करेंगे या करंट मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। पर हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि करंट जो होता है वो स्टेडी स्टेट में है। अगर ये स्टेडी स्टेट में है करंट, तो इसका क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी उतनी पूरी काइनेटिक एनर्जी को वो डिसिपेट कर देना चाहिए। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ हुआ था, डेल्टा के की वैल्यू कितनी निकली थी, VI डेल्टा T। इसका मतलब है इतनी ही एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है। तो इतनी एनर्जी हीट के फॉर्म पे वो डिसिपेट करने लगेगा। अगर वो हीट के फॉर्म पे इतनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि हीट रिलीज या वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा VI डेल्टा T। और अगर वर्क इन पर यूनिट सेकंड निकालना हो तो डेल्टा W अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी VI। ठीक है। और वर्क डन अपॉन टाइम को ही पावर कहते हैं, तो पावर का फॉर्मूला निकल जाएगा VI। यहाँ से पावर का फॉर्मूला आ गया। हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से। जब पुट करेंगे तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलेगा, पावर इज इक्वल्स टू VI इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। ये पावर का फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है। इसी को समझाया है कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर हो गया, उसके दो एंड्स हो गए, एक पे पोटेंशियल पॉइंट A से B, करंट का डायरेक्शन कहाँ से माना, A से, करंट का डायरेक्शन I जो है A से B मान लिया, सेम जो बताया था। करंट डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, A से B है। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या निकलेगी, VA माइनस VB की वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ये भी हो गया। फिर क्या देखते हैं कि जो डेल्टा U की बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो फाइनली क्योंकि VB में पहुंच गया है तो VB माइनस VA करेंगे तो डेल्टा Q VB माइनस VA हो जाएगा। VB माइनस VA जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, तो यहाँ पर डेल्टा Q V हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू निकलेगी डेल्टा Q की ऊपर में निकाल चुके हैं, पुट करने पे क्या आ जाएगा, माइनस I V डेल्टा T। इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पुट कर देंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। पर हम लोग जो पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ऐसा तब पॉसिबल है जब कोलिजन हो, और कोलिजन होते समय क्या होगा कि पूरी की पूरी एनर्जी जो होगी वो डिसिपेट होगी एज हीट, और उस एनर्जी का फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू IV डेल्टा T। ये जो ऊपर मिलता है उसे पुट कर दूँगा। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि W अपॉन T। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम अगर निकालना चाहिए उसको पावर कह देंगे, और ये हो जाएगा T हटा देंगे वहाँ से तो VI बचेगा।
और इसी को इम्प्रोवाइज़ करने पे मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन पे हम लोग को समझ में आया कि जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी या वी स्क्वायर अपॉन आर टी। पर हम लोग जानते हैं एनर्जी का नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अगर हम लोग इस किसी भी सर्किट में हीट एनर्जी डिसिपेट कराना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई सोर्स यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर हीट एनर्जी इसमें डिसिपेट हो रही है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से इसको सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक सेल यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगा वही क्या होगा, उसको लगातार हीट या एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा। इसी का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है पावर डिसिपेशन या ट्रांसमिशन ऑफ करंट को हम लोग जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उस जगह से जिस जगह पे जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ले जाने के लिए हम लोगों को केबल बिछानी पड़ती है। तो ट्रांसमिशन केबल लगाया जाता है पावर स्टेशन पे फैक्ट्री से, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि ट्रांसमिशन हो पाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि कंसिडर अ डिवाइस आर, को डिवाइस है इन विच पावर पी इज डिलीवर्ड, कितना उसमें कितने पावर की जरूरत है, पी की पावर की जरूरत है, हैविंग रेजिस्टेंस आर सी एंड डिसिपेटेड बाय इट्स फाइनल, मतलब जो एनर्जी देती है उसको डिसिपेट करता है। इफ़ वी इज द वोल्टेज अक्रॉस आर एंड आई इज करंट, अगर तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा वी आई। द कनेक्टिंग वायर फ्रॉम द पावर स्टेशन टू डिवाइस इज फाइनाइट रेजिस्टेंस आर सी दिया हुआ क्वेश्चन में। द पावर डिसिपेटेड बाय द कनेक्टिंग वायर का पावर कितना होगा, तो पावर ऑफ द कनेक्टिंग वायर पी सी अगर बोलता हूँ तो ये आई स्क्वायर आर सी हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आई की वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर आर सी, ये पी सी की वैल्यू होगी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पावर डिसिपेशन कम हो तो मेरे को वोल्टेज क्या होना करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही करते हैं हम लोग कि टू ड्राइव अ डिवाइस ऑफ पावर पी द पावर वेस्टेड इन द कनेक्टिंग वायर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, कितना पावर लगेगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन केबल्स फ्रॉम पावर स्टेशन आर 100 माइल्स लॉन्ग एंड रेजिस्टेंस आर सी इज कंसिडरेबल, तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस आर सी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, तो पावर डिसिपेशन कम हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी को इनॉर्मस वैल्यू ले लेते हैं, उसकी लार्ज वैल्यू ले लेते हैं। इसीलिए देखे होंगे कि जो शहर के बाहर पे बड़े बड़े पोल्स पे हाई टेंशन वायर्स होती हैं ताकि हाई वोल्टेज पे सप्लाई की जा सके, और जब घर के पास वो सप्लाई मिलती है तो पावर स्टेशन से उस वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं, सूटेबल कर देते हैं फॉर होम यूज़, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग दो चीज़ पढ़े। इस टॉपिक में पहला जो टॉपिक पढ़े थे कि कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे हम लोग तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हीट एनर्जी का आई स्क्वायर आर टी वी आई टी या वी स्क्वायर अपॉन आर। फिर देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरे को पावर ट्रांसमिशन करना है तो पावर ट्रांसमिशन में क्या इसका कोई एप्लीकेशन हो सकता है। तो पावर ट्रांसमिशन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर पावर का ट्रांसमिशन अच्छे से करना है तो वी की वैल्यू बहुत लार्ज होनी चाहिए ताकि लॉस ऑफ एनर्जी जो हो उसको कंपनसेट किया जा सके। नेक्स्ट है सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले देखते हैं एक सेल क्या होता है। तो सेल का जो डेफिनेशन है, सेल जो होगा एक ऐसा डिवाइस होगा जो क्या करता हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर इस हम लोग जो सिंपल सेल की बात कर रहे हैं इसमें क्या करेंगे, मुझे डायग्राम दिख रहा होगा कि एक कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे और इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होगा। ये बेसिक अरेंजमेंट होता है सेल का, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली ये सेल हैज़ 2 इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव P नेगेटिव N, जैसे डायग्राम में शो किया हुआ है, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड किस में डूबे हुए होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबे हुए होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इस सेल में एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रोड में
इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर सकेगा। ठीक है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही हम लोग क्या देखते हैं, उसमें लगातार करंट फ्लो हो पाता है। तो एक सेल देख लेते हैं हम लोग, सेल का अरेंजमेंट क्या होगा। सेल का सिंबल ये हो गया, सेल का सिंबल। इस सेल की अगर बात करेंगे तो इस सेल में खुद का भी एक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक जो इसको यूज़ करने के लिए किसी डिवाइस को यूज़ कर रहे होंगे तो हम लोग मान लेते हैं कि ये वो डिवाइस हो गया, जिसका रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूँ, R। तो किसी भी सेल के कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ने पड़ते हैं। पहला होता है, किसी भी सेल में पहला चीज़ जो पढ़ना होता है वो होता है EMF ऑफ द सेल। तो हम लोग के पास कितने इलेक्ट्रोड थे, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, इसको इसी के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक इसी के सॉल्यूशन में डाल दिए, सॉल्ट ब्रिज से इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए, जो बना एक सेल बन गया। अब इसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा, इसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा। अब इस इलेक्ट्रोड का EMF, अगर इस इलेक्ट्रोड को जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए थे तो इस इलेक्ट्रोड में कितना पोटेंशियल है, इसको नापने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ करेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे SHE। इसके पोटेंशियल को 0 मान लेते हैं और इसके कंपैरिजन में इस इलेक्ट्रोड का और इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला जाता है। तो हम लोग के पास क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है V1, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है V2, और V2 माइनस V1 जो होगा इसी को हम लोग कह देंगे EMF ऑफ द सेल। मतलब ये सेल जो है वो ऑपरेटिव नहीं है अभी, इस सेल को हम लोग ओपन सर्किट में रखे हैं और इन दोनों को, इसको SHE से कनेक्ट किए हैं, इसको भी SHE से कनेक्ट किए हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किए। तो उस समय जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसी को EMF ऑफ द सेल कहते हैं। EMF का फॉर्मूला हो जाता है E कैथोड माइनस E एनोड। एनोड और कैथोड के वोल्टेज को माइनस कर देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, EMF। और इसको कैसे निकालते हैं, E कैथोड और E एनोड को निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, SHE का यूज़ किया जाता है। SHE का पोटेंशियल कितना लेट किए हम लोग, 0। ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसी से कंपेयर करके E सेल निकाला जाता है, EMF ऑफ द सेल निकाला जाता है। तो EMF ऑफ द सेल निकालने का कंडीशन अगर समझ में आएगा तो क्या समझ में आए, EMF ऑफ द सेल जो होता है वो एक ओपन सर्किट का कॉन्सेप्ट है। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि करंट क्या होगा, करंट इज 0, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। क्या बोल सकते हैं, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, इस केस में जो एनोड और कैथोड थे उनके बीच के पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब E कैथोड माइनस E एनोड को ही हम लोग EMF ऑफ द सेल कहते हैं। तो व्हाट इज EMF ऑफ द सेल डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि EMF ऑफ द सेल क्या होता है। EMF ऑफ द सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स इन एन ओपन सर्किट। सर्किट कैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग टू द सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, इसी सेल को, ये जो सेल था इसको कनेक्ट कर दिए किसी सोर्स से। तो मान लेते हैं कि E कैथोड माइनस E एनोड करने पे 5 वोल्ट आना चाहिए था, पर जब कैलकुलेट करते हैं इस पे वोल्टेज तो इसकी जो वोल्टेज निकलती है वो निकलती है मान लो 4.8 निकल रही है। तो ये जो वोल्टेज जो डिवाइस पे मिलता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है, टर्म कम होता है EMF ऑफ द सेल से। इसका क्या मतलब है कि कुछ पोटेंशियल जो होगा, जो 5 वोल्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता होगा, कुछ वोल्टेज का लॉस हो जाता होगा और उसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं, इस पर कम वोल्टेज मिलता है। तो वो वोल्टेज जब सर्किट को क्लोज किया जाता है, क्लोज करने का मतलब क्या होगा, जब सर्किट से करंट इज ड्रॉन और उस समय जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है कि ये भी सेम डेफिनेशन होगा, सेम ऐसे ही था। EMF ऑफ द सेल में भी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें भी होगा टर्मिनल पोटेंशियल में भी डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। इसको क्या कह देते हैं, टर्मिनल
पोटेंशियल, और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू जो निकलेगी या पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, तो V जो होगा वो हमेशा छोटा होगा EMF ऑफ द सेल से। ये एक आइडियल वैल्यू है, जबकि ये जो होगा प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो आइडियल वैल्यू जो होती है वो हमेशा प्रैक्टिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास पता चलता है कि जब इस सेल को जब कनेक्ट किया था इस डिवाइस से, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आना चाहिए था E, लेकिन आया कितना V। इसका मतलब है कहीं पर ना कहीं पर इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके खुद का एक रेजिस्टेंस R है, जिसमें बची हुई 0.2 वोल्ट, एग्जांपल बता रहा हूँ, 0.2 वोल्ट एनर्जी का लॉस या पोटेंशियल का लॉस हुआ होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस EMF में जो जितने का अंतर आया है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस हो रहा होगा। उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है जब सर्किट क्लोज की जाती है तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू को स्मॉल r से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम लोग के पास क्या होगा कि इस पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू आर। तो EMF E जो था वो दो भाग में बट गया होगा, एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस में हुआ और एक V पे। तो ये वर्किंग फार्मूला हो जाएगा। अगर साइड चेंज कर दें तो V कितना वोल्टेज इस डिवाइस को दिखाई देगा, कितना वो कोई भी वोल्ट मीटर इस पर दिखाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा E माइनस आई आर। इतना वोल्टेज जो भी वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर जो होगा इसी वोल्टेज को दिखाएगा। इसी का अगर साइड चेंज कर दें तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, और जो कैपिटल R है वो इस डिवाइस का रेजिस्टेंस है, और V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, I इंटू R हो जाता है। तो इससे भी पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वैल्यू कितनी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मैं दो सेल को सीरीज़ में भी कनेक्ट कर सकता हूँ और दो सेल को पैरेलल में भी कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया एक सेल का, ये दूसरे सेल से सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस हिसाब से अगर मान लेते हैं इसका EMF E1 था, इसका EMF E2 था, इसका EMF E1 था, इसका EMF E2 था, तो सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी और टोटल करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये सोचना है हमको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सीरीज सेल इन सीरीज कनेक्शन। तो कौन सा कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ के देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो हम लोग के पास ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिए। इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब जब दोनों को कनेक्ट किया तो रिजल्टेंट मिलेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट मिल करके, मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इन दोनों सेल का रिजल्टेंट मिल करके E इक्विवेलेंट हो गया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट हो गई। ठीक है, अब इस सेल पे मैं कुछ पॉइंट्स मान लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट मान ले रहा हूँ A, यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट B, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं C। तो यहाँ पर क्या आएगा, A और C आ जाएगा डायरेक्टली। तो A और B के लिए VAB होगा टर्मिनल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 माइनस आई R1। पिछले वाले फॉर्मूले में देख चुके हैं, करंट की वैल्यू सेम रहेगी। सिमिलरली VBC क्या होगा, VBC होगा E2 माइनस आई R2। ठीक है, जो टोटल वोल्टेज होगा तो वो हो जाएगा VAC, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हम लोग के पास ऐसे लिख सकते हैं कि VCA इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC, जो टोटल वोल्टेज की वैल्यू दोनों को जोड़ने पे मिलेगी। तो क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस कॉमन I R1 प्लस R2। तो क्या पता चल रहा है इससे कि अगर दो सेल्स को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो EMF की वैल्यू भी ऐड हो जाती है और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसा कोई सेल होता 5 वोल्ट का और 1
ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका। एक और लेते हैं हम लोग सेल 3 वोल्ट का, इसका 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो ई इक्विवेलेंट मतलब टोटल वोल्टेज कितना हो जाता, तो ये हो जाता 5 + 3 वोल्ट मतलब 8 वोल्ट का हो जाता। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर अगर है तो 1 + 2, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन वैसे भी डायरेक्टली ऐड करते हैं तो 3। ये किसके लिए हो गया, जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे 2 सेल का। जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं 2 सेल का तो आपस में डायरेक्टली उनको ऐड किया जा सकता है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन निकलता है इसको बताया यहाँ पर। देखिए पॉइंट नंबर पहला, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल इज जस्ट द सम ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। सिंगल सिंगल जोड़ देना। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल, जितने भी सेल्स होंगे उनको डायरेक्टली जोड़ने को मिल जाएगा। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक ये हो गया और इसी में हम लोग एक और कनेक्ट कर दिए। ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल दिया। जैसे पिछले बार किए थे वैसे ही नाम रख लेते हैं। यहाँ पर ए हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम बी हो जाएगा, सॉरी सी था पिछले बार, यह हो गया B1, ये हो गया B2। फिर जब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक बन जाएगा मेरे पास कॉम्बिनेशन, इसको बोल दे रहे हैं ई इक्विवेलेंट। और इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा R1, यहाँ पर पॉइंट होगा A और यहाँ पर पॉइंट होगा B, और ये हो जाएगा E1 R1, ये हो जाएगा E2 R2। ठीक है। अब इस केस की अगर बात करेंगे तो यहाँ से करंट निकल रहा है I1, यहाँ से करंट निकल रहा है I2, ये सर्किट क्लोज होगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर निकल के क्या मिल जाएगा, टोटल करंट I। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं I = I1 + I2। उसमें वोल्टेज था, इसमें करंट की वैल्यू जो होगी टोटल सम के बराबर आ जाएगी। तो फिर से फॉर्मूला देखते हैं एक बार। तो फॉर्मूला क्या होता है कि V = E - IR। अगर इससे निकालें I की वैल्यू तो I की वैल्यू साइड चेंज कर देंगे, तो E - V /R पुट करते हैं सब में। तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट -V /R1 = E1 - V /R2 प्लस E2 - V /R2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ R1 यहाँ R2। अब इन सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट /R1 या R इक्विवेलेंट -V /R इक्विवेलेंट = E1 /R1 - V /R1 प्लस E2 /R2 - V /R2, ऐसा आ जाएगा। अलग अलग कर लिए, जो दो दो कॉम्बिनेशन में था उसको सिंगल सिंगल कर दिए। अब इन दोनों में V कॉमन है तो क्या बन जाएगा, E1 /R1 प्लस E2 /R2 माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, V /R1 प्लस V /R2। ये लास्ट कंक्लूजन निकल गया। अगर कंपेयर करें दोनों साइड को तो ये पूरा जो है इसके जैसा होना चाहिए। तो कह सकते हैं E इक्विवेलेंट /R इक्विवेलेंट = E1 /R1 प्लस E2 /R2। और वहाँ से इसमें से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए इसको कंपेयर करता हूँ तो V /R इक्विवेलेंट इतना निकलेगा। तो V /R इक्विवेलेंट = V /R1 प्लस V /R2। V से V कैंसिल आउट कर दिए तो क्या बचा, 1 /R इक्विवेलेंट = 1 /R1 प्लस 1 /R2। ये फाइनल रिजल्ट बच गया। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल करके आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हम लोग के पास E इक्विवेलेंट का भी फॉर्मूला निकल जाएगा। E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा, E इक्विवेलेंट = E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2 इनटू ये जो R इक्विवेलेंट है ये वाला इधर चला जाएगा तो इनटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम लोग E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग का सेल तक का टॉपिक हो चुका है। हम लोग अभी आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े, पहला हम लोग पढ़े कि किसी भी सर्किट में जो करंट होगा उसका पावर कितना होगा,
तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल करके आया, पावर इक्वल्स टू निकला वी आई, इसी को बोल सकते हो आई स्क्वायर आर, इसी को बोल सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं वी आई टी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर टी। एनर्जी निकलने के बाद हम लोग कंडीशन निकलता है कि एनर्जी डिसिपीट होगी, तो उसमें क्या निकला था कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था वी स्क्वायर के। तो अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए तो उसको कई किलोमीटर दूर तक भेजा जा सकता है। इसी कारण हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल के बारे में। सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको बनाना बिल्कुल सरल होता है। हम लोग क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं और दो इलेक्ट्रोड यूज़ कर लेते हैं। उसी के इलेक्ट्रोड में उसी के इलेक्ट्रोलाइट को डुबो देते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक सल्फाइड के सॉल्यूशन में जिंक का इलेक्ट्रोड, और जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो एक सेल बन जाता है। इंटरनल कनेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक कैथोड जैसा बिहेव करता है और एक एनोड जैसा बिहेव करता है। अब इस कैथोड को जब SHE से कनेक्ट करके जब EMF निकाला जाता है तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो E सेल निकल के आता है, उसमें से EMF ऑफ द सेल वो क्या होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं EMF ऑफ द सेल। तो EMF ऑफ द सेल का डेफिनेशन निकल करके आता है। EMF क्या होता है कि ओपन सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ई सेल कहते हैं या EMF ऑफ द सेल कहते हैं। अब जितना EMF सेल प्रोवाइड करवा रहा है पूरा का पूरा जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता कोई डिवाइस, उसकी कुछ एनर्जी या कुछ पोटेंशियल कम हो जाती है, तो हम लोग को मिलता है टर्मिनल पोटेंशियल V, और वो क्या था E माइनस IR के बराबर था, जहाँ पर R जो था इंटरनल रेजिस्टेंस था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल को सीरीज़ में कनेक्ट किया जा सकता है और सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है। अगर सेल को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो EMF क्या होता था, वो ऐड हो जाता था, E1 प्लस E2 हो जाता है, और रेजिस्टेंस R था, R1 प्लस R2 हो जाता है। और अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 हो जाता है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हैं नेट EMF कितना होगा, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो सीरीज़ के लिए डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और पैरेलल के लिए रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स का नाम है किरचॉफ्स रूल। इसको यूज़ करके हम लोग सेम टर्मिनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।